जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का चैप्टर 6 दैट इज़ पोइट्री के अंडर में हमारा सब टॉपिक है प्री चौसरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री। इसमें हमारे इंक्लूड रहेगा इंग्लिश पोइट्री, प्री चौसरियन एज, एंग्लो नॉर्मन पोइट्स, एज ऑफ चौसर, अलिटरेटिव रिवाइवल एंड अदर पोइट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। सो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रोमांस साइकिल ऑफ रोम टॉक्स अबाउट। तो जो ये पोएम है द रोमांस साइकिल ऑफ रोम, इसमें क्या बातें डिस्कस की गई हुई है। ठीक है, एंड द ऑप्शन आर हीरोइज्म ऑफ चैंसन दे रोलैंड, डीड्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड फॉल ऑफ ट्रॉय, Arthur legendary and Knights of Round Table. And the right answer is Deeds of Alexander and Fall of Troy. Okay, our next question is the romance stories during Anglo-Norman period were influenced by. So the romance stories जितने भी थे उस वक्त जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड चल रहा था तो स्पेशली किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, किससे प्रभावित हुआ था। एंड द ऑप्शंस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच सोर्सेज, English and Norman sources, Latin and English sources, Latin and French sources. And the right answer is Latin and French sources. So, रोमांस स्टोरीज जो थे उस वक्त के वो हमारे लैटिन और फ्रेंच से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फ्रॉम द रोमांस पीरियड। इसमें से कौन से हमारे रोमांस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड द ऑप्शंस आर किंग आर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स हमारे तीनों के तीनों ही हमारे रोमांस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फ्रेंच लिटरेचर ओरिएंटल टेल्स कॉल्ड। तो जो ओरिएंटल टेल्स है ये हमारे फ्रेंच लिटरेचर का किसका कलेक्शन है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर हिस्ट्रिकल रीजन ब्रिटानिया, मैरी ग्रीनवुड मैन, द सेवन वाइज मास्टर्स, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज सेवन वाइज मास्टर्स, इससे हमारा कलेक्शन लिया गया है। ठीक है, ओरिएंटल टेल्स का। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओनली एपिक प्रिजर्व्ड इन द एंग्लो नॉर्मल स्क्रिप्ट इन द ब्रिटिश म्यूजियम। तो कौन सा ओनली एक तो एपिक है जो कि बहुत अच्छे से रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है एंग्लो नॉर्मल स्क्रिप्ट का। ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम में। सो बहुत बड़ी बात है ना, एंड वी शुड नो दिस। एंड द ऑप्शंस आर आइपोमेडन, पैलेरिनेज ऑफ चार्लेमेग्नी, रोमांस ऑफ हॉर्न, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज पैलेरिनेज डे चार्लेमेग्नी। तो ये हमारा ओनली एपिक है जो कि प्रिजर्व करके रखा गया है ब्रिटिश म्यूजियम में। ठीक है, जो कि हमारा क्या स्क्रिप्ट दे रहा है, एंग्लो नॉर्मन का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैलेड विच इज ग्रेजुअली कलेक्टेड इनटू द गेस्ट ऑफ रॉबिन हुड। बैलेड दैट इज आप इसे सॉन्ग बता सकते हैं। ठीक है, ए पोएम और सॉन्ग नैरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्ट्रेंजर्स, जो कि शॉर्ट स्ट्रेंजर में डिवाइड करके हम कोई भी एक गाना लिखते हैं ना, तो दैट इज बैलेड। ओके, बैलेड वर्ड जो है इसका ओरिजिन हमारा लेट लैटिन से आया है। ठीक है, एंड इसे हम क्या कहते थे तब, बेलेयर। ओके, एंड इसके बाद हमारा प्रोवेंसल है जिसे हम क्या कहते थे, बेलर, जिसका मतलब है टू डांस। ओके, आफ्टर डेट हमारा प्रोवेंसल में बैलेडा आया जिसका मीनिंग है डांस सॉन्ग। ओके, आफ्टर दैट ओल्ड फ्रेंच में आया वर्ड जिससे हम कहते हैं बैलेड। ओके, और इंग्लिश में लिखते हैं बॉल। ओके, इंग्लिश में क्या लिख, ये तो हो गया हमारा फ्रेंच। ओके, और इंग्लिश में हो गया बॉल जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, और ये दोनों वर्ड मिलकर बना है बैलेड। ठीक है, और ये हमारा आया था 15th सेंचुरी में, लेट 15th सेंचुरी। ओके, इस तरह से हमारे वर्ड बैलेड का ओरिजिन हुआ था। ओके, तो बैलेड मीन्स ओरिजिनली हमारा व्यू है एक सॉन्ग जो कि शॉर्ट स्टैंजा में डिवाइड करके हमने कोई गाना गाया हो, दैट इज बैलेड। ओके, देन हमें क्वेश्चन पूछा नेम द बैलेड विच इज ग्रेजुअली कलेक्टेड इनटू द जेस्ट ऑफ रॉबिन हुड। ये जो पोएम है, ये जो बैलेड है, इसमें कलेक्शन जो है वो कहाँ से है, नेम द बैलेड विच इज़ ग्रेजुअली कलेक्टेड, मतलब ये जो इसमें हम ये जो है हमारा इसमें जो कलेक्शन किया गया उस बैलेड का नाम क्या है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर लैंड ऑफ कॉकग्नी,
Mary Greenwood Man, The Owl and the Nightingale, and Luxury Land. And the right answer is Mary Greenwood Man. ठीक है, तो इस बैलेट का नाम क्या है? नेम द बैलेट जो पूछा है इसका नाम क्या है? मैरी ग्रीनवुड मैन. ये हमारा कलेक्ट किया गया है किसमें? चेस्ट ऑफ रॉबिन हुड में. ठीक है, ये इसके अंदर हमारा ये बैलेट मिलेगा. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोएम इन विच ए लवर सेंड्स टू हिज मिस्ट्रेस ए लव ग्रीटिंग कंपोज इन 3 लैंग्वेजेस. तो हमें पोएम को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक लवर जो है अपने मिस्ट्रेस को एक ग्रीटिंग दे रहा है. ठीक है, 3 लैंग्वेज में लिखकर, और हमें वो पोएम को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर गार्ली इंग्लिश लिरिक्स, प्लेन डे आर्मर, 71 ballads, none of these. And the right answer is plain the armor. इस पोएम में क्या हुआ है? 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लव ग्रीटिंग जो है कंपोज किया गया है. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कवर्ड इन द सैटायर बाउंड डैश फेम्स. सो हमें आइडेंटिफाई करना है जो कि कवर नहीं किया गया है. सैटायर जो कि अकेलापन वाला टाइप ऑफ जो भी रहता है पोएम्स, दैट इज इसका नाम क्या दिया है? बाउंडेड फेम्स. ठीक है, तो इस पोएम में कौन सा सैटायर कवर नहीं किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर पॉलिटिकल एम्बिशंस, ह्यूमिलिटी, कर्सी, नन ऑफ द अबव. सो हमारा इसमें जो सैटायर है इसमें कौन सी बातें इसमें से कवर नहीं की हुई है? ठीक है, बाकी तो उसमें कवर्ड होंगी, बट एक होगी जो उसमें ये बातें उसमें नहीं मेंशन की हुई है. ठीक है, एंड हमें वो आइडेंटिफाई करना है. ओके, एंड आवर राइट आंसर इज पॉलिटिकल एम्बिशंस. पॉलिटिकल एम्बिशंस इसमें थोड़ा भी हमारा मेंशन किया हुआ नहीं है, बट हाँ ह्यूमिलिटी, कर्सी, ये सारी बातें इस सैटायर में मेंशन किया हुआ है. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ फैबल्स इन द मिडिल एजेस वाज रिटन बाय. सो फैबल्स जो होती हैं इसमें से बहुत सारी कलेक्शन की गई हुई है. ठीक है, सो द मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ फैबल्स मतलब कौन से इसमें से बहुत सारी कलेक्शन की गई है फैबल्स की. फैबल्स में जो लिटरेरी जर्नल होते हैं, ओके, इसमें हमारी मतलब जो भी फिक्शनल स्टोरी है वह जानवर की हो या कोई भी क्रीचर, प्लांट्स, मतलब किसी भी चीज़ की, किसी की भी हम अगर कहानी अगर से लिख दें सो दैट इज़ फेबल. ओके, नेचुरल होगी वो बातें. ठीक है, सो ये जो है कलेक्शन किसी एक बुक में हुई है मिडिल एज में. ओके, और तो ये किसने लिखा है? एंड वी आर टू राइट फाइंड आउट द नेम ऑफ द ऑथर. ओके, एंड द ऑप्शंस आर मैरी डी फ्रांस, थॉमस मैलोरी, विलियम कैक्सटन एंड शेक्सपियर. द राइट आंसर इज मैरी डी फ्रांस. इन्होंने ये कलेक्ट किया था फैबल्स को. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस वर्क्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्रिश्चियन दे ट्रॉयस. तो कौन से किसका काम जो है बहुत ज़्यादा दिया गया है क्रिश्चियन दे ट्रॉयस में, किसने ये काम किया है? ठीक है, एंड तो विच ऑफ दिस वर्क्स कैन बी एट्रीब्यूटेड. एट्रीब्यूटेड मीन्स आप किसी चीज़ का जो काम है उसका क्रेडिट देना. ठीक है, किसको आप थर्ड पर्सन किसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इस क्रेडिट में. ठीक है, तो क्रिश्चियन दे ट्रॉयस जो है इसको आप किसके लिए आप मेंशन करेंगे कि किसका इसमें योगदान है. ओके, एंड द ऑप्शंस आर नाइटिंगेल, योनिक, लैंसलॉट एंड द आउल एंड द नाइटिंगेल. तो विच ऑफ दीज वर्क्स, एंड हमें वर्क का आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, एंड द राइट आंसर इज लैंसलॉट. लैंसलॉट जो हमारे क्रिश्चियन दे ट्रॉयस से रिलेटेड है. ठीक है, सो क्रिश्चियन दे ट्रॉयस ने क्या किया था? लैंसलॉट में काम किया था एज ए कैरेक्टर. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म ऑफ राइटिंग इज मैरी ग्रीनवुड मैन. ये जो है मैरी ग्रीनवुड मैन जो किस टाइप का राइटिंग है? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर इंग्लिश प्रोज, बैलेड्स, मैट्रिकल रोमांस, लिरिक्स. एंड द राइट आंसर इज लिरिक्स. ये क्या है? लिरिक्स है. ठीक है, लिरिक्स मीन्स जो गाने वर्डिंग्स होती है ना, दैट इज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेलोडियस सॉन्ग वॉज रिटन एट द एंड ऑफ द 13th century. 13th century के एंड में कौन सी मतलब मेलोडी वाली सॉन्ग मतलब लिखी गई हुई थी? मेलोडियस सॉन्ग जो कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो रोमांटिक टाइप इस टाइप का, तो जिसमें मेलोडी हो, थोड़ा उसमें दुखी भी हो, सब कुछ मिला हुआ इस टाइप का. तो एंड ऑप्शन है लव रून, क्लीननेस, एलिसॉन, पेशेंस. राइट आंसर इज एलिसॉन. ठीक है, ये जो हमारे एक मेलोडी सॉन्ग था जो कि 13th century के एंड में लिखा गया था. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फेबल्स रिटन ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड. तो इसमें से कौन सा एक फैबुलस नहीं है? फैबल्स जो है लिखा गया था ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड, मतलब कौन सा एक फैबल का एक पार्ट नहीं है, दैट इज फैबुलस. ओके, एंड द ऑप्शंस आर लेगिगर, Le Belle Dame Sans Mercy, La Belle Dame Sans Mercy, La Trois Dames, and none of these.
एंड द राइट आंसर इज लाइब्रेरी रेडेम्पशन मर्सी। सो ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, ये हमारा लिटरेचर इसमें जितना भी लिखा गया था, ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था? 1066 से 1204, ठीक है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सो इस दौरान जितने भी फेबल्स लिखे गए थे, उसमें से हमारा इसमें से कौन सा एक है जो उसका पार्ट नहीं है, वो हमें बताना है। ओके, एंड आवर राइट आंसर इज लाइब्रेरी रेडेम्पशन मर्सी, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्म्स ऑर्मुलम? ऑर्म्स जी का ऑर्मुलम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर, इट इज अ बैलेड ऑफ जॉस्पेल लेसन्स, इट इज अ मल्टीप्ले ऑफ जॉस्पेल लेसन्स, it is a lyric of the gospel lessons, it is a paraphrase of gospel lessons. The right answer is it is a paraphrase of gospel lessons. gospel lesson का क्या है? ये एक paraphrase है, ठीक। स्पेशली paraphrase मतलब क्या होता है? आप अगर कोई भी बात का मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स यूज करके अगर आप कुछ एक मतलब समझा रहे हैं बहुत अच्छी क्लियरिटी देकर, सो दैट इज पैराफ्रेज। ओके, तो gospel lessons का ये क्या है? एक पैराफ्रेज है। ओके, औरुमूलम, ओके, औरुमूलम। And our next question is, which poem takes the form of a spirited dispute between two birds on the subject of the relative beauty and merit of their songs? तो कौन सा पोएम है जो कि क्या फॉर्म ले रहा है? एक स्पिरिटेड डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट, झगड़ा के बीच में बिटवीन द टू बर्ड्स, दो बर्ड्स के बीच में क्या हो रही है? जब डिस्प्यूट हो रही है, बातें बहस हो रही है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव ब्यूटी, जो कि उन लोग सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है? ब्यूटी, सुंदरता को लेकर, एंड मेरिट ऑफ द सॉन्ग्स, उनकी गाने की मेरिट, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, द आउल एंड द नाइटिंगेल, livered as creatures and beasts. The right answer is the owl and the nightingale. तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी? हमारी जो पोएम है, विच पोएम, तो हमारी जो पोएम है द आउल एंड द नाइटिंगेल, और इसमें दो बर्ड्स जो है क्या कर रही थी? आपस में डिस्प्यूट, झगड़ा कर रही थी, ठीक है। Our next question is, to whom is the poem The Owl and the Nightingale usually ascribed? So, ये जो Owl and the Nightingale poem है, ये किसने लिखा हुआ है? और to whom, किसके लिए मतलब? Okay, and the options are Philip de Thorn, Jordan Phantasm, Nicholas of Guilford and Hilarious. To whom दिया है ना, तो ये poem जो है किससे लिखा गया है? And the right answer is Nicholas of Guilford, ठीक है। इनको याद करके इनके लिए लिखा गया है poem, ठीक है। Our next question is, name the earliest example of a debate poetry in the Middle English Ages. तो हमें डिबेट पोएट्री बताना है। पोएट में क्या हो रहा है, पोएम में क्या हो रहा है? डिबेट चल रहा है कि हाँ मैं इससे सपोर्ट करता हूँ, ये बोलेगा मैं इसे सपोर्ट करता हूँ, इसकी ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है, इस टाइप से मतलब आपस में बातें करके डिबेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक पोएम है जिसमें डिबेट भी चल रहा है, ठीक है, जो कि कब लिखा है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सो मिडिल इंग्लिश एजेस, ठीक है। तो उसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल बताना है हमें। एंड ऑप्शंस आर कर्सर मुंडी, रोमन डे ट्रोयर, द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड द लीजेंड ऑफ सेंट माल्चस। द राइट आंसर इज द आउल एंड द नाइटिंगेल। इसमें जो है अभी हमने देखा कि जो दोनों बर्ड्स है वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं? डिस्प्यूट कर रहे हैं। किस लिए? तो उनकी ब्यूटी को लेकर, उनकी मेरिट को लेकर, ठीक है, इन दोनों के पीछे डिबेट चल रहा है। सो हमारा ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? The owl and the nightingale, ठीक है। Our next question is, the debate is opened by treating the other as a creature of night, a bird that loves dark and hence is evil. So to which poem do the above lines refer to? ये जो लाइनिंग्स है कौन से पोएम में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर कर्समुंडी, बिस्टेयर, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, द आउल एंड द नाइटिंगेल। द राइट आंसर इज द आउल एंड द नाइटिंगेल। सो आउल एंड द नाइटिंगेल पोएम से जितने भी तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चन मैंने क्या किया इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन, हर एक वीडियोस को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया है कि आपके क्वेश्चन जो है कॉमन पड़े एग्ज़ाम में और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ईजी नेट जो है आप इजीली क्लियर कर सकें, ओके। और इसके साथ ही आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे जो सारी वीडियोज़ हैं सबके PDF हमने दिए हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस, आंसर्स, एवरीथिंग आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8 syllable couplets containing 30,000 lines relates the history of the world as recorded in the Old and New Testaments? So हमारे पूछा गया है इसमें विच पोएम, कौन से पोएम में लिखा गया है वो 8 syllable couplets से। couplets मीन्स 2 lines,
दो कंटिन्यूस लाइन्स को हम इसे क्या बोलेंगे, कपलेट्स, ठीक है। तो इस तरह का 8 सिलेबल्स है। इसमें सिलेबल्स जो है आप क्या कर सकते हैं, सिलेबल्स मीन्स जो वॉवेल प्रोनाउंसिएशन होता है ना, जहाँ पे रुक रुक के कोई भी वर्डिंग का वॉवेल्स जब हमें इसे ब्रेक करके बोलना पड़ता है, दैट इज सिलेबल्स। और ये सिलेबल्स जो है एक पोएम में कितना सिलेबल कपलेट्स हो सकता है वो डिपेंड करता है हमारे पोएट के ऊपर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 8 ही होगा, ये सब अलग अलग होता है, ये हमारे पोएट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो कौन सी पोएम में 8 सिलेबल कपलेट्स है, साथ ही उसमें 30,000 लाइन्स हैं, ठीक है। और ये रिलेट करता है क्या, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में रिकॉर्ड कर रहा है, इन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स, दोनों पुराने और नए टेस्टामेंट्स दोनों के बारे में रिकॉर्डिंग बता रही है, ठीक है, हिस्ट्री बता रही है। तो उस पोएम का हमें नाम देखना है। एंड द ऑप्शंस आर कर्समुंडी, द आउल एंड द नाइटिंगेल, रॉबर्ट डी ट्रॉय एंड लायोडिस क्रीचर्स। द राइट आंसर इज कर्समुंडी। इस पोएम में हिस्ट्री रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइटल कर्समुंडी मीन, इसका मीनिंग क्या है। एंड द ऑप्शंस आर प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड, रनर ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। एंड द राइट आंसर इज रनर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मीनिंग है पृथ्वी, वर्ल्ड जो है कैसे रन कर, रनर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। Our next question is the poet of which poem states that all men take delight in their paramours, but the best lady of all is the Virgin Mary. Therefore, he will compose the work in her honor. तो जो पोएम है, द पोएट ऑफ विच पोएम, कौन से पोएम में पोएट ने स्टेट किया है, बताया है कि ऑल में टेक डिलाइट इन देयर पैरामर्स बट द बेस्ट लेडी ऑफ ऑल इज द वर्जिन मैरी। ये लाइनिंग्स जो है कौन से पोएम में है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर द लीजेंड ऑफ सेंट माल्चस, बिस्टेयर, कर्समुंडी एंड द आउल एंड द नाइटिंगेल। द राइट आंसर इज कर्समुंडी। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 क्वेश्चन कर्समुंडी से हमने डिस्कस कर लिया, ओके। तो मैं टॉपिक वाइज हर एक पॉइंट वाइज हर एक मतलब पोएम वाइज मैं क्वेश्चंस देती जा रही हूँ, जिससे आप इजीली हर एक क्वेश्चंस को, हर एक पोएम को भी आप यहाँ तक ही समझ पाएंगे उस पोएम में है क्या। विदाउट आप पोएम पढ़े आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि ब्रीफ, एक डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगा आपको उस पोएम के बारे में। इससे पहले हमने इस पोएम के बारे में देखा था आउल एंड नाइटिंगेल, इसमें नो की झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, दोनों बर्ड्स के बीच में। सेम वे अभी हम देख रहे हैं कर्समुंडी के बारे में, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं जितना हो सके हर एक पोएम के बारे में आपको बताती जाऊंगी, क्वेश्चंस दे देकर, मतलब थ्रू क्वेश्चंस हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, पोएम्स को डिस्कस कर रहे हैं, पोएम्स में क्या क्या मेंशन है, सारी बातें हम थ्रू MCQ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ओके, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप लिंक में जाइएगा टेलीग्राम में चैनल पर, और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोएम बिगिंस विद ए प्रोलॉग इन विच द पोएट प्रोवाइड्स द रैशनल बिहाइंड हिज अंडरटेकिंग। तो कौन से पोएम जो है शुरुआत हो रही है प्रोलॉग के साथ, इन विच द पोएट प्रोवाइड्स द रैशनल बिहाइंड हिज अंडरटेकिंग, उसने जो दिया हुआ है उसके पीछे उसने क्या किया हुआ है, प्रोवाइड किया रैशनल। सो प्रोलॉग जो भी होता है वो हमारे इस पोएम का, या फिर अगर कोई स्टोरी है तो उसके स्टार्टिंग जो पीरियड होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, प्रोलॉग। उस प्रोलॉग को पढ़कर आपको क्या होता है, पूरे पोएम का या फिर पूरी स्टोरी का आपको मतलब एक आइडिया हो जाता है कि किसके बारे में है ये पोएम, है ना। तो उसकी क्या कहते हैं, हम प्रोलॉग कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोलॉग में जो पोएम जो है प्रोलॉग से स्टार्ट हो रहा है, बट उस स्टार्टिंग में उन्हें क्या दिया गया है, रैशनल बिहाइंड हिज अंडरटेकिंग, उसने जो लिया है उसको क्यों लिया है उसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा पोएम है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। एंड द ऑप्शंस आर रॉबर्ट डी ट्रॉय, बिस्टेयर, द लीजेंड ऑफ सेंट माल्चस एंड द कर्समुंडी। द राइट आंसर इज कर्समुंडी। इस पोएम में क्या हुआ है, स्टार्टिंग जो प्रोलॉग से हुआ है जिसमें रैशनलिटी के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। सो इसमें क्या कर रहे हैं, पोएट जो है प्रोवाइड कर रहे, दे रहे हैं क्या, रैशनल मीन्स इस कोई भी बहुत सारे कारण जब एक साथ मतलब मिलकर हो जाते हैं, सेट टाइप बन जाते हैं ना, सो उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल। रैशनल मीन्स ए सेट ऑफ रीजंस और ए लॉजिकल बेसिस फॉर ए कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या आपका लॉजिकल आइडिया है, ठीक है, कोई क्या कारण है, सो दैट इज रैशनल, ओके। सो उन्होंने जो रैशनल लिया हुआ है, अंडरटेकिंग किया हुआ है, तो उसका कौन से पोएम में उन्होंने किया हुआ है, और वो है हमारा
कर्सर मुंडी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ विच पोएम्स पर्पज टू टेल अबाउट द ओल्ड एंड द न्यू लॉ, द ट्राइनिटी, द फॉल ऑफ एंजल्स, एडम, अब्राहम एंड द पैट्रियार्क्स, then of Christ's coming, his birth, and three kings of his public life and passion, and finally crucifixion and the harrowing of hell. So इसे पूरा पोएम के बारे में आपको पूरा जनरल आइडिया दे दिया गया इस क्वेश्चन के थ्रू कि उस पोएम में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और हमें उस पोएम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे उससे पहले एक बूढ़ा लॉ जो मतलब ट्राइनिटी है उससे, फिर फॉल ऑफ एंजल्स, इसमें एडम की बात की गई हुई है, अब्राहम, पैट्रियार्क से सब की बातें की हुई। फिर उसके बाद फिर क्राइस्ट जी आते हैं, है ना, फिर जन्म होता है, इस बर्थ, उसके बाद 3 राजाओं की बातें होती है, उनके लाइफ के बारे में, उनके पैशन के बारे में। आफ्टर दैट फाइनली क्रूसिफिक्शन एंड द हैरोइंग ऑफ हेल। फिर वो क्रूसिफिक्शन, दैट इज़ उन्हें किस तरह से पनिश किया गया है। जो पनिश हम करते हैं ना अगर किसी ने कुछ गलत किया है, तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड क्रूसिफिक्शन, ठीक है। और किस तरह से क्राइस्ट जी को क्या किया गया है, पनिश किया गया है। उन्हें पनिश किया गया और फिर उन्हें हेल में पहुंचाया गया। वहाँ पे उन्हें सारी प्रॉब्लम्स, सारी बातों को डिस्कस किया गया। उन्हें एक साथ उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है, तब रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या क्या गलत हुआ है, क्या क्या राइट हुआ है। तो ये सारी बातें कौन सी पोएम में मेंशन किया गया है और हमें वो पोएम को जानना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर कर्समुंडी, द लीजेंड ऑफ सेंट मल्चस, द लाक्रॉनिक डेफ, जॉर्डन फैंटम्स एंड बिस्ट्रेयर। द राइट आंसर इज कर्समुंडी। सो आपको पता चल गया होगा कर्समुंडी पोएम कैसा पोएम है, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको टोटली आइडिया हो गया कि इस पोएम में क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं है कि हाँ पोएम को लर्न करना है, पोएम को पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू MCQ मैं आपको टोटली आइडियाज़ वगैरह भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वन आउट ऑफ द 4 चीफ डायलेक्ट्स दैट फ्लोरिश्ड इन द प्री चौसरियन पीरियड दैट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चौसर्स टाइम। सो हमें आइडेंटिफाई करना है उसमें से 4 डायलेक्ट्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वन आउट ऑफ द 4 चीफ डायलेक्ट्स दैट फ्लोरिश्ड इन द प्री चौसरियन पीरियड दैट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चौसर्स टाइम। सो हमें आइडेंटिफाई करना है वो 4 चीफ डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स में सोशल लैंग्वेजेस जो भी होते हैं, लोकल लैंग्वेज हुए, रीजनल लैंग्वेज हुए, ठीक है। तो वो जो फ्लोरिश्ड इन द, जो कि फैल रहा था हमारे प्री चौसरियन पीरियड, चौसर से भी पहले के पीरियड में, दैट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चौसर टाइम, जो कि चौसर के समय में स्टैंडर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर द वेस्ट मिडलैंड, द ईस्ट मिडलैंड, द साउदर्न मिडलैंड एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज द ईस्ट मिडलैंड। तो वो आइडेंटिफाई करने को बोला था ना, द वन आउट ऑफ द 4 चीफ डायलेक्ट्स। तो उसमें से एक डायलेक्ट कौन सा होगा, हमारा ईस्ट मिडलैंड होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर डिड द नॉर्मन्स इम्पोर्ट टू इंग्लैंड। तो इसमें से कौन सा हमारा फ्रेंच लिटरेचर का एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि नॉर्मन्स ने क्या किया था, इंग्लैंड से लिया था, ओके। एंड ऑप्शंस आर वैलिड वेरिफिकेशन, ग्लोब एंड अदर वर्ल्डली एटीट्यूड, वैलिड मूड्स एंड थीम्स, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। राइट आंसर इज वैलिड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वैलिड वेरिफिकेशन जो है इंग्लैंड से लिया था, किसने, नॉर्मन्स ने, ओके। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 1 मई 1380 इन चौसर्स लाइफ। 1380 में 1 मई को चौसर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था, ओके। एंड ऑप्शंस आर ही बिकेम द ग्रेट ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, he got the name as the father of English literature, he is released from culpability in the raptors, he is put under supervision for his activities. Right answer is he is released from culpability in the raptors. So culpability means कोई भी blame, ठीक है, कि कोई भी काम आपने किया हुआ है तो उसका आपको blame लग गया है। एंड raptors means आपने कोई भी चीज़ छीना हुआ है किसी से, जो आपका लिखा हुआ है लिटरल वर्क, उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, उन पर एक ब्लेम लगा था कि उन्होंने किसी से छीन कर वो चीज़ किया है, क्राइम, ओके। और उस क्राइम से उन्हें रिलीज मिला था कब, 1 मई 1380 को, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चौसर्स लाइफ टाइम्स द पीजेंट्स रिवॉल्ट रिजल्टेड इन। सो चौसर के समय में पीजेंट का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे क्या रिजल्ट हुआ था। एंड द ऑप्शंस आर डिथ्रोनमेंट ऑफ द किंग, डिमोलिशन ऑफ चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड ऑफ सर्वडम एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइट आंसर इज एंड ऑफ सर्वडम। एंड ऑफ सर्वडम दैट इज पीजेंट का जो लेबर वर्क काम है उससे एंडिंग हुआ था, ठीक है। पीजेंट्स रिवॉल्ट के रिजल्ट में जो लेबर वाला जो काम था ना, प्रोसेस चल रहा था, वो टोटली एंड हो गया था, ठीक है, चौसर के समय में, ओके।
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड द रोमांस ऑफ द रोज, ये किसने लिखा था? एंड द ऑप्शंस आर जॉन गोर एंड जॉन बार्बर, विलियम लैंगलन एंड जॉन गॉन्ट, बोकासियो एंड डांटे एंड गुलियम डे लॉरिस एंड जियाडे म्यूम। द राइट आंसर इज गुलियम डे लॉरिस एंड जियाडे म्यूम। इन्होंने क्या किया था? रोमांस ऑफ द रोज पोएम लिखा था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dreary allegorical poem in which love is represented as a queen rose in a garden surrounded by her court and ministers. So a dreary allegorical poem, that means एक totally मतलब dull, हाँ, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है उस टाइप का एलिग्रिकल पोएम, जिसमें मतलब जो पोएम है जिसमें हमें मोरल मतलब कुछ एक बातें सीखने को मिलती है, इस टाइप की पोएम थी। इन विच इसमें लव को रिप्रेजेंट किया था एज ए क्वीन रोज इन ए गार्डन, एक गार्डन में एक क्वीन रोज है, ठीक है, दैट इज द लव एंड विच इज सराउंडेड बाय हर कोर्ट एंड मिनिस्टर्स। सो ये कौन से पोएम में था? ओके, एंड द ऑप्शंस आर कैंटरबरी टेल्स, द प्रोलॉग, कंप्लेन टू हिज एम्प्टी पर्स्यू एंड रोमन डे ला रोज। द राइट आंसर इज रोमन डे ला रोज। इस पोएम में ये सब बातें मेंशन की हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड चौसर यूज ओटावा रिमा द 8 syllabic लाइन राइमिंग इन कपलेट्स। सो कौन से काम में, कौन से इसमें से पोएम में हमारा चौसर ने ओटावा रिमा यूज़ किया था जिसमें 8 सिलेबल्स थे। ओके, लाइनिंग्स राइमिंग में था। कपलेट, कपलेट मीन्स दो सिंबल्स, दो कंटिन्यूस लाइन को कपलेट्स कहते हैं, ठीक है, उसमें 8 सिलेबस था। ओके, एंड ऑप्शन है कैंटरबरी टेल्स, द प्रोलॉग, द बुक ऑफ द डचेस एंड नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज द बुक ऑफ द डचेस। इसमें हमारा 8 सिलेबल्स था राइमिंग कपलेट्स से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ चौसर, चौसर जी का पहला काम कौन सा था? एंड द ऑप्शन है द कैंटरबरी टेल्स, रोमन डे ला रोज, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम। राइट आंसर इज द बुक ऑफ द डचेस। तो उनका पहला जो था हमारा उनका काम, दैट इज वर्क इज जो पब्लिश हुआ था, दैट इज बुक ऑफ द डचेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर वर्क ऑफ चौसर ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट एज कंट्रोलर वाज। तो उनका मेजर इंपॉर्टेंट काम जब वो अपॉइंटमेंट हुए थे कंट्रोलर के हिसाब से, उनका पहला इंपॉर्टेंट काम कौन सा था, मेजर? एंड द ऑप्शंस आर कैंटरबरी टेल्स, हाउस ऑफ फेम, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड कंप्लेन ऑफ द लेडी। द राइट आंसर इज हाउस ऑफ द फेम। जब वो कंट्रोलर के हिसाब से अपॉइंट हुए थे तब उनका मेजर वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट वाला वर्क कौन सा हुआ था? उस वक्त उन्होंने हाउस ऑफ फेम लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौसर रोट ए पोएम ऑन द मैरिज ऑफ रिचार्ड टू विथ एनी ऑफ बोहेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। तो कौन से पोएम में उन्होंने क्या लिखा था? मैरिज रिचार्ड टू और एनी का, ठीक है, कौन से पोएम में मेंशन किया हुआ है? एंड द ऑप्शंस आर ह्यूमन, हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द ABC। द राइट आंसर इज द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिथ जनरेटेड बाय द पोएम पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स इज। तो इस पोएम में कोई गलत बातें है जो जनरेट किया गया है, दिखाया गया है, और वो क्या है? एंड द ऑप्शंस आर पीपल असेंबल एंड कॉल द वैम्पायर बाय देयर ओन विल, वुमेन गैदर बिफोर द गॉडेस नेचर to show their mates, monkeys assemble before the goddess to show their power, birds gather before the goddess nature to show their mates. The right answer is birds gather before the goddess nature to show their mates. तो birds क्या करती है? भगवान के सामने एक साथ गैदर हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है टू अपने मेट्स के दिखाने के लिए, ठीक है, उनके साथ ही जो है उन सबको दिखाने के लिए। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डन बाय Pandarus in Troilus and Cressida? And the options are learn the secrets and bring the young people together. So Pandarus जो है इन Troilus and Cressida में इन्होंने क्या किया था, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑप्शन मैंने अभी जस्ट बताया। सेकंड ऑप्शन इज अलाउज द मैरिज ऑफ Troilus and Cressida, fight the war with till the last breath, and united the two nations and brought peace and harmony. And the right answer is learn the secrets and bring the young people together. So इसमें इस Troilus and Cressida में Pandarus ने क्या किया था? उसने सीक्रेट्स को जाना था और सारे यंग पीपल को एक साथ उसने ब्रिंग किया था, टुगेदर कर दिया था, सबको एक साथ मिला दिया था, यूनाइट कर दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cressida प्रॉमिस टू हरसेल्फ दैट। Cressida ने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया था? एंड द ऑप्शंस आर शी विल बी हैप्पीली लाइव विथ हर फादर, शी विल बी ट्रू टू Troilus, शी विल बी ट्रू टू Diomed, एंड शी विल बी ट्रू टू द कंट्री। द राइट आंसर इज शी विल बी ट्रू टू Diomed। तो Diomed से वो हमेशा सच्चाई बातें करेंगी, सच के साथ उसके साथ रहेंगी। तो दैट वॉज हर प्रॉमिस टू हरसेल्फ, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज इन प्रोज। सो कौन से कहानी प्रोज में लिखी हुई है? एंड द ऑप्शंस आर द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन,
द हाउस ऑफ फेम, द डचेस, द बुक ऑफ डचेस। तो कौन से प्रोज में कुछ कहानी लिखी हुई है वो हमें मेंशन करनी है, देखनी है। एंड द राइट आंसर इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो ये जो प्रोज है इसमें हमारी बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। प्रोज में ये वाली कहानी मेंशन की गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम बाय चौसर नोन टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट इज। तो चौसर जी का जो पोएम है जिसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट, उनका इंग्लिश में पहली बार उन्होंने जो ट्राई किया था, यूज़ किया था उन्होंने हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट जो कि हम पोएम्स वगैरह में या फिर कोई भी एपिक टाइप जब हम लिखते हैं तो उसमें राइमिंग वर्ड्स एंडिंग में क्या करते हैं कि राइमिंग वर्ड्स दोनों लाइन का मिलाकर वर्ड्स हम पुट करते हैं ना। सो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीरोइक कपलेट, ठीक है। तो ये जो है चौसर जी ने फर्स्ट अपने कौन से में पोएम में इन्होंने यूज़ किया था। एंड ऑप्शन है द कंप्लेंट अनटू पिटी, द रोमांस ऑफ द रोज, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ट्रायडस एंड क्रेसिड। द राइट आंसर इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो इस पोएम में उन्होंने क्या किया था, हीरोइक कपलेट यूज़ किया था पहली बार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स चौसर वाज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन। तो ये जो वर्क उनका था उसमें चौसर जो है टोटली डिपेंडेंट थे किस पर, मॉडर्न साइंस, चर्च, एस्ट्रोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज एस्ट्रोलॉजी। तो डॉक्टर ऑफ फिजिक्स में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बातें करी हुई हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी वही जो ज्ञान हमारी जो होती है, आपका क्या लिखा हुआ है, आपका भविष्य क्या होगा, इस टाइप की जो स्टडी होती है ना, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा। किसको इसमें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा गया है, ओके। एंड ऑप्शन है शेक्सपियर, अलेक्जेंडर, मार्लो, चौसर। द राइट आंसर इज चौसर। चौसर जी को मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा का नाम दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक ऑफ द डचेस बाय चौसर इज। तो ये बुक ऑफ द डचेस है चौसर जी का, ये पहला लिखा हुआ है ना, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ये क्या है, इट इज़ लैंग्दी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रन्स वाइफ, शॉर्ट लिरिकल स्टोरी ऑफ द डचेस ऑफ वेल्स, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी ऑफ एन adulteress and tribute to his beloved and her beauty. The right answer is lengthy allegory on the death of his patron's wife. तो एक एलिगरी है, एक पोएम टाइप है जिसमें जो भी कही है वो अपने पैट्रन्स की वाइफ के बारे में, उनकी डेथ के बारे में डिस्कस की हुई है इस बुक में, ठीक है। जो उनकी पैट्रन यानी कि जो उनके सहायक थे, जो उनके साथी थे, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में उन्होंने एक एलिगरी बनाया हुआ है, ठीक है। दैट इज़ द बुक ऑफ डचेस। Our next question is Chaucer has been criticized for presenting an incomplete picture of his times. जो चौसर को क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिया है अपने समय का, बिकॉज क्यों। एंड द ऑप्शंस आर ही ओवर emphasizes the rights of the lower class, he exaggerates the courtly benevolence, he writes for the court and cultivated classes and neglects the suffering of the poor, he supposes the lordy and the peasant revolution too fervently. The right answer is he writes for the court and cultivated classes and neglects the suffering of the poor. उन्होंने किसके बारे में लिखा था, कोर्ट और कल्टिवेटेड क्लास जो खेती करते हैं उन सब के बारे में उन्होंने लिखा था, बट उन्होंने निगलेक्ट किया था उनकी सफरिंग के बारे में। जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, उससे उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। इस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है, कि उन्होंने इनकम्प्लीट पिक्चर दिया है, उन्हें कंप्लीट पिक्चर उन्होंने नहीं मैंशन किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कैंटरबरी टेल्स द वैराइटीज ऑफ पिलग्रिम्स आर गोइंग टू। कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें जो पिलग्रिम्स है जो पूज्य धर्म का प्रचार करते हैं वो क्या करने कहाँ जा रहे हैं। एंड द ऑप्शंस आर द टॉम ऑफ सेंट जॉन वॉल्टर, द टॉम ऑफ सेंट थॉमस बेकेट, इन द टॉम ऑफ सर जोसेफ एंड टू द कैंटरबरी कैथेड्रल होमेज। द राइट आंसर इज द टॉम ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। तो जो पिलग्रिम्स है कहाँ जा रहे थे, सेंट थॉमस बेकेट के टॉम में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोलॉग एंड कैंटरबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड द। तो ये जो प्रोलॉग और कैंटरबरी टेल्स है इसमें चौसर ने क्या दिखाया है, क्या एम्प्लॉय किया है, ठीक है, किसको एम्प्लॉय किया है, रखा है। एंड द ऑप्शन है ओटावा राइमा, राइमा रोयल, हीरोइक कपलेट, बोथ ANC। एंड द राइट आंसर इज हीरोइक कपलेट। उन्होंने उसमें क्या दिखाया है, क्या दर्शाया है, हीरोइक कपलेट। अभी जस्ट मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, दैट इज़ जब आप राइमिंग्स के थ्रू राइमिंग वर्ड्स अगर लास्ट में रखते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, हीरोइक कपलेट। और कपलेट मीन्स दो लाइन्स, कंटिन्यूस दो लाइन्स को हम कपलेट कहेंगे, ठीक है। और उसमें अगर राइमिंग्स हम लोग लास्ट वर्ड को करेंगे तो दैट इज़ हीरोइक कपलेट, जो कि हमारे चौसर जी ने फर्स्ट यूज़ किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट जोवियल होस्ट इन द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स है उसमें सबसे मोस्ट जोवियल होस्ट कौन था। जोवियल होस्ट जिसे हम भगवान के साथ तुलना कर सकते हैं, जिसे भगवान ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से किसे उसने मैंशन किया था। एंड द ऑप्शन है मिलर, नाइट, हैरी बेली, जॉन। राइट आंसर इज हैरी बेली। हैरी बेली को उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में
जॉवेल हाउस की तरह प्रेजेंट किया था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट द इन द कैंटरबरी टेल्स इज। तो जो फिक्शनल इन है, इन जहाँ पे रखा जाता है धर्मशाला टाइप, वहाँ पे जो पिलग्रिम्स हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं वो लोग मिले थे। ओके, कैंटरबरी टेल्स में। सो कहाँ पे मिले थे? एंड ऑप्शन है कैंटरबरी, टाबर्ड, प्रिंसटाउन, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज टाबर्ड। टाबर्ड में उन्होंने सब एक साथ मिले थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जो कैंटरबरी टेल्स है इसका गिस्ट कहाँ से लिया गया था? जो कैंटरबरी टेल्स है कहानी है, उसका गिस्ट यानी कि जो रियल पॉइंट है, ठीक है, कोई भी काम को जो रियल पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड गिस्ट। सो इसका गिस्ट हमने कहाँ से लिया था? एंड ऑप्शन है फिलोस्ट्रेटो, डिकामेरन, पॉलीक्रोनियन, क्रॉनिकन, नन ऑफ दिस। इसमें ऑलरेडी हमने आंसर मेंशन किया हुआ है तो आपको पहले ही पता चल गया है। ओके, एंड द राइट आंसर इज डिकामेरन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोज ओनली इन द कैंटरबरी टेल्स। तो इसमें से कौन सा हमारा प्रोज है कैंटरबरी टेल्स में? ओनली प्रोज है। ओके, एंड ऑप्शन है स्क्वायर्स टेल, चॉप्सर्स टेल्स ऑफ मिलीबी, नाइट्स टेल, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज चॉप्सर्स टेल ऑफ मिलीबी। ये जो है हमारा ओनली प्रोज है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था MCQ। आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।